हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल SR संतोष क्लासेस में। और मैं हूं संतोष कुमार। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10 के फिजिक्स का पहला एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इनका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसका एक पार्ट हम अपने पहले वीडियो में बता दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। उससे आगे का टॉपिक पारदर्शी। देखिए, अब पारदर्शी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद होगा अपारदर्शी, पारभासी। तो पहले हम पारदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, पारदर्शी का परिभाषा देंगे। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे में लिख सकते हैं, कांच, पानी, हवा, ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है वे पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है वे पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी, हवा, ये सब क्या है? ये सब पारदर्शी पदार्थ है। इससे प्रकाश जो है, लाइट आसानी से आर पार हो जाता है, ठीक है। देखिए, अब लिखे हैं पारभासी। पारभासी वैसा पदार्थ है जिससे प्रकाश कुछ ही प्रकाश पार कर पाता है, ठीक है। चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। पारभासी का डिफिनेशन देंगे। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता है वे पारभासी पदार्थ कहलाता है। देखिए, वे पदार्थ जो प्रकाश पर वे पदार्थ जो उन पर, किन पर, जो पदार्थ है उस पर पड़ेगा ना, जो प्रकाश, उसकी बात कर रहा है। यानी कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश, जिस पदार्थ पे, ये मानिए कागज़ है, इस पे जो प्रकाश पड़ेगा, ठीक है ना, उस प्रकाश की बात कर रहा है, मतलब उस पदार्थ की बात कर रहा है। एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता। ये कागज़ है, इस पे अगर हम लाइट जलाएंगे, ठीक ना, तो ये अपने से जो इधर आएगा वो मतलब कुछ ही भाग को आर पार कर पाता है। जितना कि ऐसे पार करेगा उतना पार नहीं कर पाता है, ठीक ना। तो इसे एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता है तो वह पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, अगर हम आँख पे लगाते हैं चश्मा, तो अगर घिसा जाए तो पूरा पूरा क्लियर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। यानी कि उससे प्रकाश पूरा आसानी से आर पार नहीं करेगा, ठीक है। बैलून का रबर, उससे देखिए सारा, अगर टॉर्च में लगा दीजिए उसको, टॉर्च को जलाइए तो सारा प्रकाश इस पार से उस पार जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसके बाद चर्म, ये चमड़ा है, इसको भी देखिए, इधर से अगर हम लाइट जलाएंगे, इधर में ऐसे का अगर लाइट जलाएंगे तो इधर मतलब कुछ निकलता है, या रक्त यानी कि खून भी है। इधर से अगर पूरा टॉर्च जलाते हैं इधर से, तो इधर क्या मतलब थोड़ा सा लाल दिखाई देता है। जैसे दूध है, तो दूध पे अगर लाइट जलाइए, इधर से शीशा गिलास में दूध रखिए और इधर से जलाइए, तो देखिए कुछ ही प्रकाश को क्या होगा, उस पार निकलने देता है, ठीक ना। तो इस तरह से इत्यादि। अब आता है अपारदर्शी, ठीक है। तो इसको आप हम समझ गए, कैसे याद रखेंगे पारभासी को। वे पदार्थ जो उन पदार्थ पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देता है वे पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे हम याद रखेंगे, घिसा हुआ कांच, बैलून का रबर, चर्म, रक्त, खून इत्यादि। देखिए, अपारदर्शी पदार्थ को डिफिनेशन से जानेंगे। वे पदार्थ
जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे, लकड़ी पे कितनों प्रकाश लगे इस पार से उस पार होगा? नहीं होगा। लोहा को भी देखिए, यहाँ इस पार रखिए, इस पार टॉर्च जलाइए या कोई भी प्रकाश रखिए तो उस पार दिखेगा? नहीं दिखेगा। पेंट, अगर दर्पण है, कोई कांच ले लीजिए, उसके एक साइड को क्या कीजिए, पेंट कर दीजिए, इधर से लाइट जलाइए तो क्या होगा? इस पार निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो धातु की प्लेट इत्यादि बहुत सारा है। ठीक है, देखिए, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए ठीक है, अब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। अभी तक हमने प्रकाश के बारे में देखा, अब उसका परावर्तन के बारे में जानेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। देखिए इसका डेफिनेशन कैसे देंगे। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, प्रकाश कैसे लौटता है। देखिए, हम धातु की एक पतली सी प्लेट है, इसको लेते हैं, ठीक ना। इधर पीछे से इसको क्या कर रहे हैं, कलई कर देते हैं, मतलब रंग देते हैं पेंट से, और इधर से प्रकाश आता है, ठीक ना। इधर से क्या करें, प्रकाश आए, कहीं भी आए, यहाँ पड़े, यहाँ पड़े, यहाँ पड़े, कहीं भी पड़ेगा ना, आएगा, जिधर से आएगा उधर जाएगा। यही गया और आ गया, या मानिए इधर से जाए, ऐसे को गया और फिर ऐसे को ही आ गया, या फिर ऐसे को आया और ऐसे को चला गया। ऐसे आया, इसको नहीं मानेंगे, ठीक ना, क्योंकि यह आया किसी और माध्यम से और जा रहा है किसी और माध्यम में, ठीक ना। लेकिन ये गया है जिस माध्यम से, उसी माध्यम में आया है, ठीक ना। हमको डेफिनेशन कहता है, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश जिस माध्यम में गया उस माध्यम में क्या हुआ, वस्तु से टकराया और लौट गया, इसी लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे प्रकाश के यानी कि परावर्तन के नियम। देखिए, पहले डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए परावर्तन के नियम का डिफिनेशन। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियम को ही परावर्तन के नियम कहते हैं। देखिए एक बार फिर से, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियम को ही परावर्तन के नियम कहते हैं। इसको एक आसानी से फिगर द्वारा समझते हैं। देखिए, हमने एक रेखा खींचा है, ये मानिए पूरा क्या है, सीधी रेखा है, इसको पीछे से हम कलर कर देते हैं। जब ये इसको हम कलर किए, यह एक प्रकार का समतल दर्पण का काम करेगा। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण
जो सीधा होता है वह समतल दर्पण का कार्य करता है। देखिए इधर से हम एक प्रकाश को उसके ऊपर लाते हैं, हमने लाया, इधर से क्या कर रहा है, प्रकाश जा रहा है, और इधर से आया और उसी रेखा में इधर चला गया। देखिए अब लग रहा है आपको चला गया। तो मतलब जिस बिंदु से आया, मानिए इधर ए से आया है, ये जाने वाला बी है, ये मेरा केंद्र होगा, क्यों कि यहाँ से गया है। तो जिससे आएगा, जिस रेखा से आता है उस रेखा को ना आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, ठीक है जी। जो रेखा दर्पण से परावर्तन के बाद जाता है उस रेखा को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, ठीक है, क्योंकि इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है, आया है और ये जाएगा। देखिए उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इसके बीच में एक क्या रहता है, दर्पण रहता, अभिलंब रहता है, जिसको हम अभी डॉटेड लाइन में दिखाएं, ठीक है। जिधर से किरण आती है और ये हो गया अभिलंब, इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब, जिधर से किरण आती है और अभिलंब और आती हुई किरण के बीच के बने हुए कोण को क्या कहते हैं? आई कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के बने हुए कोण को आर कहते हैं, ठीक है। मतलब ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। इसको कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। इसको कहते हैं परावर्तन के नियम। ये देखिए, ये जो आप कहिएगा वो क्या है? ये आपतन बिंदु है। क्या है? आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। क्योंकि देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। ये सब बात आप समझ गए। अब देखिए हमने अभी देखा आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये हो गया आपतन बिंदु, ये हुआ आपतन कोण, ये हुआ परावर्तन कोण। चलिए इससे आगे आप समझते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। देखिए दूसरा नियम कौन कौन है? एक होता है आपतित किरण, ये हुआ आपतित किरण, और परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर ये डाला गया जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में होता है। ये मेरा पहला नियम है जो हमने आपको पहले ही बताया। इसी को लिखेंगे। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। समझ गए? मतलब ये हुआ आपतन कोण, आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण और ये हुआ आपतन बिंदु लिखा हुआ है। आपतन बिंदु पे डाला गया ये अभिलंब है, तीनों क्या है? एक ही तल में है। तो इसी को हमने लिखा। और दूसरा होगा आपतन कोण, मतलब ये होगा आपतन कोण, ये होगा परावर्तन कोण, दोनों बराबर होते हैं। मतलब आपतन कोण और
परावर्तन कोण, दोनों बराबर होते हैं, बस इसी को लिखना है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, हमने आपको बताया। ये हुआ आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण को I से, परावर्तन कोण को R से सूचित किए हैं। उसी बात को हमने यहाँ लिखा है, आपतन कोण को I, परावर्तन कोण को R के बराबर होता है। तो नीचे हम लिखेंगे अर्थात, यानी कि I बराबर R। ठीक है, आप समझ में आया होगा। अब पढ़ेंगे इसके बाद प्रतिबिंब। प्रतिबिंब पढ़ने से पहले हम आपको एक छोटी सी बात और बता देते हैं। देखिए, इस समतल दर्पण में जो लंबवत कोई प्रकाश जाएगी, समतल दर्पण में, समतल दर्पण है ये, इसमें लंबवत कोई प्रकाश जाएगी, जिस दिशा में जाएगी ना, इसे जा रही है, तो फिर इसी दिशा में इसे लौट करके आ जाएगी। ठीक है, तो इस बात, ये टॉपिक रहा मेन, मतलब पॉइंट, इसको आप याद रखिएगा। यानी कि समतल दर्पण में कोई प्रकाश यदि लंबवत जाती है तो वह उसी माध्यम में लौट कर आती है। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब, अब जानेंगे प्रतिबिंब क्या है, यानी कि इमेज। ठीक है ना, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं। देखिए डेफिनेशन, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, देखिए एक बार फिर, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब अब दो प्रकार का होता है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को जानेंगे, प्रतिबिंब से वास्तविक होता है, एक काल्पनिक होता है। वास्तविक में जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, काल्पनिक यानी कि हम डॉटेड लाइन में दर्शाएंगे और आप लोग देखिएगा। तो वास्तविक में होता है रियल इमेज, और आभासी यानी कि काल्पनिक, ये दोनों एक ही सेम चीज़ है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि वर्टिकल इमेज। चलिए इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। डिफिनेशन से हमको याद आया, डिफिनेशन के साथ साथ वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, वो दोनों को एक साथ लिखेंगे, डिफिनेशन और अंतर के साथ में, तो आपको भी फायदा होगा। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन लिखे हैं और काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब का भी डिफिनेशन लिखे हैं, इसके कुछ अंतर भी लिखे हैं और इसको आप देखिए। वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह किस में मिलती है, वास्तव में मिलती है। ठीक है, तभी जो है वास्तविक प्रतिबिंब होगा। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, इसमें भी है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को
पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। जब इसका दर्पण पे फिगर बनेगा तो वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनेगा, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब यानी काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, तो हम आपको एक दर्पण के द्वारा समझाते हैं और आप देखिएगा। देखिए, हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, इसको बैक से यानी कि नीचे से कलर कर देते हैं, यानी कि पॉलिश या कलई कर देते हैं। कर दिए। देखिए, इस पे एक हम प्रकाश की किरण लाते हैं। ये प्रकाश की किरण आया, वो ये मेरा आपतित किरण है और वो ये बी मेरा क्या है, परावर्तित किरण है। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। ठीक है, देखिए, ये आप जानते हैं, इस कोण को अब क्या कहेंगे, इस कोण के एकांतर कोण के माध्यम से ये कोण मेरा क्या हो जाएगा, आई होगा। ठीक है, यहाँ इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। और हाँ, ये जो है ना, ये भी डॉटेड लाइन में हम बोले थे ना दिखाएंगे। तो देखिए, ये मेरा दर्पण के नीचे बन रहा है ना, तो दर्पण प्रकाश यहाँ से यदि इधर आएगी और यहाँ से दर्पण से टकरा के ऊपर लौट जाएगी, ऊपर लौट जाएगी। लेकिन दर्पण को पीछे बनाना है, तो हम कहे थे जो देखिए यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब यह यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक ना, अब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए, ठीक ना, इसको हम डॉटेड लाइन में लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, इस आभासी प्रतिबिंब को सदा इसे सदा टूटी रेखाओं द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, इसका एक पॉइंट ज़्यादा लिखेंगे। तो हमने काल्पनिक प्रतिबिंब का इसको टूटी रेखा द्वारा हमने सूचित किया। वो है, इसको हम कुछ मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। ठीक है, देखिए, ये मेरा एन होगा क्योंकि लंबवत है। उसके बाद आइए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर आई एकांतर कोण के माध्यम से आई हो गया, क्योंकि आप जानते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच में जो काटा गया है, जैसा ये यदि आई है, ठीक ना, तो ये भी क्या होगा, आई एन होगा, ये भी क्या होगा, आई ए होगा। तो इसलिए जो है सो यदि ये आई है तो ये आई, ई आर है तो यहाँ भी क्या होगा, ये आर होगा। ठीक है, देखिए अब ये क्या है, आर है। तो इससे हमको क्या पता चला, अब देखिए, जितना दूरी ओ होगा, ओ ए, ठीक ना, ओ ए, इसको मान लेते हैं एम मान लेते हैं। ठीक है, ये बिंदु जो यहाँ प्रतिबिंब आया है, इसको क्या मानते हैं, एम मान लेते हैं। देखिए, ओ एम को हम क्या लिखेंगे, ओ एम ये क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। ठीक है, और एम आई या आई एम मानिए, आई एम क्या है, ये आई एम है प्रतिबिंब की दूरी।
प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ये दर्पण, यहाँ से दर्पण से, ये ऐसे लिख दिया, इसका मतलब है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। IO मतलब ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पर क्या है? प्रतिबिंब है ये। तो इससे हमको क्या निकल के आया? देखिए, वस्तु दूरी इससे निकल के आया। वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यहाँ से दर्पण से वस्तु दूरी जितना दूर है उतना ही दूर क्या निकल के आया? बराबर है प्रतिबिंब की दूरी। एक फार्मूला हमको यहाँ से सिद्ध हो चुका है। समझ गए होंगे आप। वस्तु दूरी बराबर हो गया, वस्तु दूरी बराबर हो गया प्रतिबिंब की दूरी। देखिए, OM IM, OM हो गया दर्पण से वस्तु की दूरी, IM हो गया दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, क्योंकि दोनों बराबर है। जितना दूर पे यहाँ से यहाँ है उतना ही दूर पे यहाँ से यहाँ है। ठीक है, आप समझ गए हैं यहाँ पे। आइए अब नेक्स्ट से पहले हमको ये बात आपको बोल दूं, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है सो दर्पण के हमेशा पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार जो है, ये प्रतिबिंब का आकार इस वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, मतलब जैसे वस्तु होगा वैसा ही प्रतिबिंब बनेगा। पार्श्वक रूप में उल्टा होगा, यानी कि जैसे कि जो सबसे नज़दीक होगा वो दर्पण के जो नज़दीक होगा वो भी दर्पण के मतलब प्रतिबिंब वो दर्पण के नज़दीक होगा। जो सबसे दूर होगा वो सबसे दूर होगा। जैसे कि आप यहाँ से देखिए, वो वहाँ है तो उसके ओ के बदले में यहाँ I लिखे थे। जितना दूर है उतना ही दूर ये भी है। ये देखिए, जितना दूर ये है यहाँ से इधर जाएंगे उतना ही दूर उधर से इधर आएंगे। ठीक है, तो इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये बात आप जानते हैं, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक बात हमने और आपको बताया, जितना कि दर्पण से प्रतिबिंब वस्तु जो है, दर्पण से वस्तु जितना आगे रखा होगा, ठीक है ना, उतना ही दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लोग समतल दर्पण को भी अच्छा समझ गए। अब वक्र सतहों से परावर्तन जो होता है उसको पढ़ेंगे, जैसे कि गोलीय दर्पण। ठीक है, उसी को पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण का डेफिनेशन देंगे। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। ठीक है, देखिए अब कैसे पता करेंगे कि गोलीय दर्पण है नहीं, तो इसके लिए देखिए हमने एक गोला लाया है, क्योंकि हम गोला खींच नहीं सकते, इसलिए देखिए एक बार में ये गोला हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका हम परावर्तक सतह, जिसको बाहर से हम पहले अंदर से करते हैं, को बाहर से करते हैं। क्या कर रहे हैं? तो कलई कर रहे हैं, ठीक ना, यानी कि पॉलिश कर रहे हैं। ठीक, इसको कुछ बीच में रखते हैं। देखिए, इसका जो है परावर्तक सतह ये है, परावर्तक
परावर्तक सतह ये है, ठीक है। ये हो गया प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, ये जिसके नीचे लिखा गया है। यहाँ पे होता है ध्रुव यानी कि P। इसको भी आगे जब F बराबर R/2 सिद्ध करेंगे तब होगा। ये पीछे से क्या किया हुआ है, कलई किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या होता है, केंद्र यानी कि C को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र का केंद्र। देखिए इसको क्या कहेंगे, यहाँ से मान लीजिए ऐसे ऐसे हम मिला रहे हैं, ये डॉटेड लाइन में है, ठीक है, आपको दिखाई दे ही रहा है। ये इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या, क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो फिर इधर से देखिए ये जो जिसका मतलब अंदर से कलई किया है, ठीक ना, वो होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, जिसको अंदर से कलई किया हुआ है और बाहर का सतह क्या हो, उभरा हुआ हो, मतलब ऐसे हो, बाहर का सतह उभरा हुआ हो। तो इधर से देखिए तब ऐसे हो रहा है, ठीक ना। और इसके देखिए जिसके बाहर की ओर कलर किया हो और जिसका अंदर का सतह क्या हो, धंसा हुआ है, देखिए ये क्या है, कलई किया हुआ है। ये कौन सा दर्पण हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका ये हो गया P यानी कि ध्रुव, अंदर से है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। अगर इसको बीच से कट कर दे तो अब देखिए कैसा होगा। देखिए हमने दो अथी बनाया है, उसके बाद इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा ये, ठीक है, ये मुख्य अक्ष दोनों का। ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल है, क्या है, अवतल है। यहाँ से भी देख ले सकते हैं, बाहर की ओर कलई किया हुआ, इसका भी बाहर की ओर कलई किया हुआ, ये अवतल दर्पण है। ये कौन सा हो गया, उत्तल, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, P। देखिए अब देखिए F कहाँ पे होगा, यहाँ पे यदि F होगा, ठीक है, तो F जो है सो C की आधी होती है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे यदि इसका F होगा, यहाँ पे क्या होगा, C होगा, सॉरी C जो है इसी पूरा मतलब यहाँ ये P बिंदु से यानी कि दर्पण के ध्रुव से, ठीक ना, ध्रुव से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी कि PC को हम R लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने ये कहाँ तक पढ़ा, अगले वीडियोज में हम सिद्ध करेंगे F बराबर R/2। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।